हेलो, वेलकम बैक नर्सेस टू जीएनएम स्पेशल। और हम लोग आज जो है हमारा नेक्स्ट चैप्टर या नेक्स्ट यूनिट शुरू करने वाले हैं, जो कि हम होगा हमारा पेल्विक इन्फेक्शंस। और जिसमें कि हम जो पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं उसके डिफरेंट टाइप के जो इन्फेक्शंस होते हैं उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कि वल्वा का इन्फेक्शन जैसे कि वल्वाइटिस, फिर वेजाइना का इन्फेक्शन जिसमें कि वेजाइनाइटिस या फिर ट्राइकोमोनास वेजाइनाइटिस, ये सारे जो इन्फेक्शंस वगैरह होंगे उसको हम देखने वाले हैं। और हम कोशिश करेंगे कि मोस्टली सारे इन्फेक्शंस हम आज कवर कर लें, ताकि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा हमारा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ पे। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। और अगला आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो फर्टिलिटी और इनफर्टिलिटी के सारे कॉजेस वगैरह और पूरा हम लोगों ने अर्टी टेक्निक्स वगैरह सब कुछ डिस्कस कर लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो अगला चैप्टर है अभी वो है जेनेटल ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। तो जेनेटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन में या फिर जनन तंत्र संक्रमण इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। तो जो सबसे पहला जो हमारा इन्फेक्शन होगा वो होगा हमारा भगशोथ जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग की वल्वाइटिस बोलते हैं। नाम से पता चल रहा होगा कि जो वल्वा होता है जो कि क्या होता है कि बाहरी मादा जननांग होता है, यानी कि जिसको हम लोग की बाह्य ज़्यादा मादा जननांग बोलते हैं, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, लेविया मेजोरा लेविया माइनोरा आदि आते हैं। तो इसका जो प्रदाह होता है या संक्रमण होता है या फिर जिसको कि हम लोग इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन बोलते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं वल्वाइटिस। इसका फिर कारण क्या होता है, कालल में हो सकता है कि एलर्जीज़ वगैरह हो सकती है, जिसमें कि साबुन शैम्पू या हेयर कंडीशनर वगैरह लगाने से, कपड़े धोने वाला जो साबुन होता है लॉन्ड्री वगैरह उससे हो सकता है। फिर जो इस योनी स्प्रे, डिटर्जेंट पाउडर, डिटोरिएंट पाउडर, डीओ पाउडर, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। या फिर सिंथेटिक से बने जो अगर अंडरवियर पहनने से भी, परफ्यूम का साथ बुलबुला स्नान करने से भी, फिर स्पर्मिसाइड्स वगैरह यूज करने से, या फिर सैनिटरी पैड्स से, ये सारी चीज़ें जो एलर्जीज़ वगैरह इससे हो सकती है। फिर इसका जो कारण क्या हो सकता है, संक्रमण हो सकता है। संक्रमण में फंगल संक्रमण, बैक्टीरियल संक्रमण, पेडिकुलस या फिर स्कैबीज जिसको कि हम लोग खुजली बोलते हैं, तो ये सारे संक्रमण हो सकते हैं। फिर स्किन का डिजीज यानी त्वचा का रोग क्या क्या हो सकता है, तो दीर्घकालिक यानी कि क्रोनिक डर्मेटाइटिस हो सकता है। फिर जो सेबोरिया हो सकता है जिसको कि हम लोग त्वगवन सासराव बोलते हैं, ये क्या होता है, बहुत रेयर होती है ये सारी चीज़ें। या फिर छाजन जिसको कि हम लोग एक्जिमा बोलते हैं, जिसको कि दाद खाज जो बोलते हैं, वो सारी चीज़ें, तो ये सब इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। फिर जो अदर काउजेज़ में क्या क्या हो सकता है, लंबे समय तक गीला कपड़ा पहनने से, टब या स्विमिंग पूल के गर्म पानी में स्नान करने से, या फिर घोड़ा या ऊँट की सवारी करने से, किसी प्रकार से जो अगर बाहरी जननांग है उसको बार बार उसको रगड़ लगता है तो उसकी वजह से हो सकता है। फिर इसके हम साइलेंट सिम्टम्स की बात करें तो साइलेंट सिम्टम्स में क्या होता है कि लालिमा या सूजन हो जाता है, फिर त्वचा मोटा हो जाती है, जलन या खुजली होने लगता है, योनि में स्राव यानी कि डिस्चार्ज निकलने लगता है, और त्वचा में फटन हो जाती है यानी कि क्रैक वगैरह आने लगते हैं स्क्रीन में। फिर होता है उपचार। तो उपचार क्या होता है, इसका हम क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो जो इरिटेंट होते हैं, जो शोभकारक उत्पादक होते हैं, उसका प्रयोग बंद कर देते हैं, मतलब जिस वजह से इरिटेशन हो रही है उससे उसको बंद कर देंगे। फिर संक्रमण का उचित तरह से उपचार करेंगे। खुजली के लिए जो कोर्टिसोन ऑइंटमेंट होता है, यानी कि जो लगाने वाला ऑइंटमेंट का मतलब होता है ऊपर से जो क्रीम लगाता है ना, उसको बोलते हैं। फिर उसका 2-3 बार प्रयोग करेंगे। फिर सीट्स बाथ वगैरह लेंगे, या फिर जो एस्ट्रोजन की क्रीम होती है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो ये था हमारा पहला जो कि वल्वाइटिस था। फिर होता है बार्थोलिनाइटिस। बार्थोलिनाइटिस या फिर जो बार्थोलिन का ग्रंथि स्रोत, बार्थोलिन ग्रंथ होता है, हमें पता है कि जो वल्वा के अंदर बार्थोलिन ग्रंथ होता है जो कि 2 मटर के दाने के जैसा होता है। ठीक है, वेजाइना ऐसे वेजाइना होती है ना, इसके साइड साइड में होता है बार्थोलिन ग्लैंड, और स्किनीज ग्लैंड भी होता है इसके नीचे। ठीक है, तो जो बार्थोलिन ग्लैंड होता है इसका जो इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं बार्थोलिनाइटिस। तो योनि के बाहर दोनों ओर स्थित मटर के दाने के आकार की बार्थोलिन ग्लैंड का जो संक्रमण होता है उसको बार्थोलिनाइटिस कहते हैं। डिफिनेशन तो पता चली गया। कॉजेज़ की बात करें तो जीवाणु संक्रमण, जिसमें कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन में क्या क्या हो सकता है कि स्टेफाइलोकोकाई, ई कोलाई, ट्राइकोमोनास, स्ट्रेप्टोकोकाई, ये सारे जो बैक्टीरिया होते हैं इससे हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन से हो सकता है। कैंडिडा जिसको कि बोलते हैं, कैंडिडा एल्बिकन्स वगैरह होती है। तो फिर व्यक्तिगत अस्वच्छता यानी कि स्वच्छता सही से नहीं रखेंगे तो उससे हो सकता है। फिर स्क्रैचिंग, रबिंग या के कारण हो सकते हैं कि ज़्यादा स्क्रैच या रब कर लेंगे तो। फिर लोकल कोई ट्रॉमा हो गया, कोई घाव वाव लग गया तो उसकी वजह से।
फिर नेगलेक्टेड इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शन हो गया, उसको हम लोग सही से ध्यान नहीं दिया, हमने उसको ट्रीट नहीं किया, तो उससे हो सकता है। फिर एक से अधिक सेक्सुअल पार्टनर होने की वजह से हो सकता है, या फिर टाइट अंडरवियर का प्रयोग करने से हो सकता है। इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें क्यों, तो क्या क्या दिखता है हमें, तो फिर जब बार्थलिन ग्लंट जो डक्ट होता है, बार्थलिन डक्ट, उसके द्वार पर लालिमा दिखती है। फिर डक्ट से होकर कुछ जो प्लूरेंट डिस्चार्ज वगैरह निकलते हैं। फिर डक्ट में कुछ अवरोध के कारण इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस के संग्रहण के कारण फॉल्स विस्कस होना, जो कि निम्न लक्षणों द्वारा होता है। अगर उसके अंदर एब्सेस हो गया, यानी कि जो पस वगैरह भर गया है, तो उससे क्या होता है कि जो उसके एब्सेस की तरफ वाली लेविया मेजोरम में तेज दर्द होता है, बुखार आता है, कमजोरी का एहसास होता है, कपी लगती है, लालिमा हो जाता है, सूजन हो जाता है। फिर फॉल्स वेस्केस के उपचार के अभाव में ट्रू वेस्केस में हो जाता है, मतलब कि अगर उसमें अवरोध हो गया है, जैसे कि यहाँ पे ग्लैंड है, फिर यहाँ से ऐसे करके डक्ट की तरह ये बाहर निकलता है, ऐसे वेजाइना होते हैं ना, तो इसके सरफेस पे यहाँ पे बाहर निकलता है। अब इसमें मान लीजिए कि किसी तरह का ऐसे करके रुकाव हो गया, ऐसे किसी तरह से बंद हो गया, तो ये क्या होता है, यहाँ पे सूजन हो जाएगा, इसमें सूजन हो जाएगा, तो हमें लगेगा कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, दर्द, और जो लेविया मेजोरा होती है उसमें इस तरफ के लेविया मेजोरा में दर्द होने लगेगा। तो अगर हम इसको ठीक नहीं कर पाएंगे सही से, तो क्या क्या होगा कि ये सच में यहाँ पे पस बन जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो ट्रू एबिस्कस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, फिर इसका उपचार क्या करेंगे, तो एंटीबायोटिक देंगे, बेड रेस्ट करने के लिए बोलेंगे, और फिर कोल्ड अप्लीकेशन देंगे। फिर स्थिति में सुधार होने पर सर्जरी द्वारा, मतलब अगर स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है तो सर्जरी द्वारा उपचार करेंगे। फिर जो अगला इन्फेक्शन होगा वो होगा वेजिनाइटिस। वेजिनाइटिस नाम से समझ में आ रहा होगा कि जो योनि शोथ मतलब योनि में जो प्रदाह या संक्रमण होगा तो उसको बोलेंगे वेजिनाइटिस। इसके टाइप कितने प्रकार के होते हैं, तो बैक्टीरियल, फंगल, पैरासाइटिक, नॉन इन्फेक्शियस, और फिर वेजाइनल एट्रोफी। बैक्टीरियल में क्या क्या हो सकता है कि जीवाणु द्वारा, जिसको कि वेजिनाइटिस बोलते हैं, फंगल द्वारा, और जो होता है इसको फंगल वेजिनाइटिस बोलते हैं। पैरासाइट के द्वारा होगा तो पैरासाइटल जो होता है वेजिनाइटिस बोलते हैं। और नॉन इन्फेक्शियस वेजिनाइटिस, जिसमें कि संक्रमण के कारकों के अतिरिक्त, मतलब कोई किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं हुआ है, ठीक है, बिना इन्फेक्शन से किसी तरह का अगर इन्फ्लेमेशन हो गया, सूजन आ गया या फिर लालिमा हो गई, तो उसको बोलेंगे नॉन इन्फेक्शियस वेजिनाइटिस। फिर वेजाइनल एट्रोफी में क्या होता है कि रजो निवृत्ति या फिर शल्य क्रिया द्वारा अंडाशय के रिमूवल के कारण एस्ट्रोजन के स्तर में कमी आ जाती है, और उसकी वजह से होने वाला जो वेजाइनाइटिस होता है उसको बोलते हैं वेजाइनल एट्रोफी। फिर हम बात करते हैं कॉजेज़ की, तो कारण क्या होता है, तो कारण में हमें पता चली गया कि जो जिस वजह से होगा उसके वजह से कारण निर्धारित हो, जैसे कि बैक्टीरियल होगा तो बैक्टीरिया की वजह से होगा, जिसको कि हम एन गोनोराई बोलते हैं। कवक की वजह से होगा तो सी एल्बिकन्स, यानी कि कैंडिडा अल्बिकन्स हो गया। फिर पैरासाइट की वजजह से होगा तो ट्राइकोमोनास हो जाएगा। और फिर नॉन इन्फेक्शियस कारण की अगर बात करें तो वेजाइनल स्प्रे, डूश, और फिर परफ्यूम्ड सोप, सेंटेड डिटर्जेंट, स्पर्मिसाइड, फॉरेन ऑब्जेक्ट जिसमें कि टिश्यू पेपर, और फॉरगेटन टैम्पॉन्स, ये सारी चीज़ों के कारण भी ये इसका कारण होता है। फिर जो मेनोपॉज या फिर सर्जरी वगैरह हुई तो इसके कारण से भी हो सकता है। अदर कारण में क्या हो सकता है कि अदर कारण में इंट्रायूटेराइन जो आईयूडी डिवाइसेस होते हैं, इसमें कि कॉपर टी वगैरह होती है। फिर जो कुछ दवाइयाँ हो सकती है जिसमें कि एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड हो सकता है। फिर गीले व टाइट कपड़े का जो अंडरगारमेंट्स होते हैं उसका प्रयोग करने से हो सकता है। या फिर जो अनकंट्रोल डायबिटीज़ होता है ना, तो उसकी वजह से भी ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। फिर इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं तो वही है कि स्राव निकलेगा जो कि बदबूदार होगा, इचिंग होगी, जलन होगा, संभोग के समय दर्द होगा जिसको हम लोग डिस्पेरियूनिया भी बोलते हैं। फिर मूत्र विसर्जन के दौरान दर्द होगा, योनि में हल्का रक्तस्राव होगा। फिर अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट भी इसके कारण पर निर्भर करता है कि अगर बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है तो एंटीबायोटिक देंगे, जिसमें कि मेट्रोनिडाजोल या फिर क्लिंडामाइसिन होता है। अगर फंगल वेजिनाइटिस है तो फिर एंटी फंगल एजेंट लगाएंगे, जैसे कि ब्यूटोकोनाजोल या फिर क्लिट्रामाजोल। या फिर मेनोपॉज या सर्जरी की वजह से हो रहा है तो ट्रॉपिकल एस्ट्रोजन क्रीम लगाएंगे। फिर अगर एलर्जी वगैरह की वजह से हो रहा है तो एंटीहिस्टामिन्स देंगे। इचिंग और इरिटेशन के लिए जो कोर्टिसोन क्रीम देंगे। ठीक है, तो ये सारे जैसा कारण है, जिस वजह से हो रहा है उसकी वजह से हम इलाज करेंगे उस तरह से। फिर हम बात करते हैं एंडोमेट्राइटिस की। एंडोमेट्राइटिस का मतलब समझिए, एंडोमेट्रियम क्या होता है, एंडोमेट्रियम का इन्फेक्शन। एंडोमेट्रियम क्या होता है, जो गर्भाशय होता है या फिर जिसको हम लोग यूट्रस बोलते हैं, यूट्रस का जो सबसे आखिरी अंदर वाला लेयर होता है उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। उसका जो इन्फ्लेमेशन होगा उसको एंडोमेट्राइटिस बोलेंगे। हिंदी में नाम समझ में आ रहा होगा कि गर्भाशय अंतः कलाशोथ, यानी कि गर्भाशय का जो अंतः कला होता है, मतलब कि जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसका शोथ, यानी कि उसका इन्फ्लेमेशन। फिर इसके डेफिनेशन में भी यही होगा कि गर्भाशय के भीतरी जो अस्तर होता है इसके इन्फेक्शन को एंडोमेट्राइटिस बोलते हैं। कारण क्या होगा,
तो STI जिसमें कि क्लेमाइडिया या फिर गोनोरिया हो सकता है। फिर जो ट्यूबरक्लोसिस की वजह से हो सकता है, या फिर जो मेडिकल प्रोसीजर जिसमें कि हिस्टेरेक्टोमी या फिर IUD प्लेसमेंट, IUD मतलब कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो कॉपर वगैरह होता है। फिर DNC जो होता है प्रोसीजर होता है ना, DNC हमने पढ़ा है इसके पहले, तो उसकी वजह से हो सकता है। फिर जो प्रोलॉन्ग लेबर की वजह से हो सकता है, सीजरियन सेक्शन की वजह से हो सकता है, सर्विसाइटिस की वजह से हो सकता है, यानी जो सर्विस का जो गर्भाशय गिरवा होता है ना उसका इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। फिर वेजाइना के जो नॉर्मल बैक्टीरिया फ्लोरा में अगर चेंज हो गया, क्योंकि हमें पता है कि वेजाइना के अंदर नॉर्मल बैक्टीरिया भी होते हैं बहुत सारे, तो उसमें अगर ऊपर नीचे कुछ हो गया ना तो उसमें वजह से हो सकता है। फिर अगर इनकम्प्लीट एबॉर्शन हुआ है तो इससे तो पढ़ा ही हमने कि इससे होता है। इसके हम फिर साइन एंड सिम्टम्स की बात करते हैं कि इसमें अगर हो गया तो क्या क्या दिखेगा। तो पेट में दर्द होगा, असामान्य रूप से ब्लीडिंग होगी, असामान्य रूप से कुछ डिस्चार्ज निकलेगा, फिर कब्ज हो जाएगा, जो मल विसर्जन में भी तकलीफ होगी, फीवर आएगा, और हमेशा फील होते रहेगा कि हम बीमार हैं, यानी कि जिसको हम असहजता का एहसास बोलते हैं। फिर श्रोणी या फिर अधोदरिया या मलाशय क्षेत्र में दर्द, अधोदरिया मतलब कि जो नीचे वाला पेट का एरिया होता है उसको बोलते हैं, या फिर जो मलाशय क्षेत्र में दर्द होगा। फिर कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या हो सकता है, अगर हमने इसको ठीक नहीं किया तो इसमें क्या क्या गड़बड़ी हो सकती है आगे चल के कॉम्प्लिकेशन। तो उसमें हो सकता है कि इनफर्टिलिटी हो सकती है, पेल्विक पेरिनाइटिस हो सकता है, पेल्विक विस्कस हो सकता है, फिर सेप्टिसीमिया हो सकता है, फिर सेप्टिक शॉक हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशन में हो सकता है। फिर हम बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में हम क्या देंगे, तो वही एंटीबायोटिक देंगे। अगर STI है तो उसके जो योनि का जो भागी द्वार होता है, जो एंटीबायोटिक द्वारा उपचार करेंगे उसको। फिर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, जो भी सिम्टम्स हो रहा है, जैसे फीवर हो रहा है तो फीवर के लिए देंगे, दर्द हो रहा है तो दर्द के लिए दवाई देंगे, जैसे कि बुखार के लिए एंटीपायरेटिक देंगे, कब्ज के लिए लैक्सेटिव देंगे, दर्द के लिए एनाल्जेसिक देंगे। तो ये सारी दवाइयाँ हैं। फिर हम जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है सेल्फेंजाइटिस। सेल्फेंजाइटिस मतलब जो सेल्फिंग जो होता है, इसको किसको बोलते हैं, फैलोपियन ट्यूब को। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब। तो फैलोपियन ट्यूब का जो इन्फेक्शन होगा, जिसको कि हम अंडवाहिनी भी बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब को, तो अंडवाहिनी शोथ, यानी कि जो फैलोपियन ट्यूब है उसका शोथ या इन्फेक्शन। तो एक या दोनों अंडवाहिनियों का जो अंडवाहिनी शोथ जो होता है, इसका दोनों का जो इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं सेल्फेंजाइटिस। इसके कारण की बात करें तो STI, या फिर जो अगर हमने एबॉर्शन को इंड्यूस किया है तो उसकी वजह से हो सकता है। इलीगल एबॉर्शन करवाने में ऐसा चांसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फिर IUD प्रिवेशन, यानी कि इंट्रायूटेराइन डिवाइस जो है उसको लगाते हैं तो। फिर अनस्टेराइल मेडिकल या सर्जिकल प्रोसीजर वगैरह हमने कुछ किया और वो स्टेराइल प्रोसीजर नहीं था, तो इसकी वजह से बैक्टीरिया वगैरह की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। तो फिर साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो बदबूदार स्राव होगा, मासिक चक्र के बीच में हल्का रक्तस्राव होगा, जिसको कि हम लोग स्पॉटिंग भी बोलते हैं। मासिक चक्र के दौरान जो है ज़्यादा दर्द होगा, जिसको कि हम लोग डिसमेनोयूरिया भी बोलते हैं, डिसमेनोरिया। संभोग के दौरान भी दर्द होगा, जिसको कि हम लोग डिसपैरायूनिया बोलते हैं। फिर उदर के दोनों ओर दर्द होगा, फिर पीठ में दर्द होगा, बार बार मूत्र विसर्जन के लिए जाने का मन करेगा, जिसको कि हम लोग पॉलीयूरिया भी बोलते हैं। फिर जी में चिल्लाएगा, उल्टी आएगा, जिसको हम लोग नॉजिया वोमिटिंग बोलते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो वही एंटीबायोटिक देंगे, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, मतलब जिस तरह का सिम्टम में दिखेगा, जो सिम्टम दिखेगा उसका उपचार करेंगे और आराम करने के लिए बोलेंगे। फिर हमला जो अगला होगा वो है अंडाशय शोथ। अंडाशय मतलब कि ओवरी, और उसका शोथ जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं ओफेराइटिस। डेफिनेशन की बात करें तो वही होगा कि एक या दोनों ओवरीज का इन्फ्लेक्शन को ओफेराइटिस बोलते हैं। सामान्यतः जो है अंडवाहिनियाँ और अंडाशय का संक्रमण एक साथ होता है, क्योंकि फैलोपियन ट्यूब जो है उसी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ऐसे करके है। ठीक है, तो ये फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, और यहाँ अंडाशय है, तो दोनों एक ही साथ रहता है, तो इसीलिए दोनों का जो इन्फेक्शन है लगभग एक ही साथ होता है। ठीक है, ऐसी स्थिति को सैल्पिंगो ओफेराइटिस बोलते हैं, कि अगर इसका भी इन्फ्लेक्शन हो गया, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब का भी और ओवरी का भी, तो इसको बोलेंगे हम सैल्पिंगो ओफेराइटिस। ठीक है, इसको हटा देना चाहिए पहले, तब समझ में आएगा सही से। तो अगर दोनों का इन्फेक्शन एक ही साथ हुआ तो उसको बोलेंगे सैल्पिंगो ओफेराइटिस, यानी कि सैल्पिंग्स का भी और ओफेराइटिस का भी। फिर कॉज की बात करें तो STD वगैरह हो सकता है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यौन संचारी रोग। फिर अनस्टेराइल इंसर्शन ऑफ IUD, अगर हमने कोई IUD लगाया कॉपर वगैरह और सही से नहीं लगाया तो उस वजह से हो सकता है। फिर पुअर पर्सनल हाइजीन, की जो महिला है उसने अपना पर्सनल हाइजीन सही से मेंटेन करके नहीं रखा, साफ़ सफाई नहीं रखी तो। फिर डोसिंग एक प्रोसीजर होता है, एक्चुअली ये आप इसको नेट पे सर्च करके देख सकते हैं, बताना थोड़ा सही नहीं रहेगा। फिर सर्विसाइटिस जो है इसकी वजह से हो सकता है। फिर सेल्फिंजाइटिस हो सकता है,
तो इसको भी आप देख सकते हैं। सेल्फिंजाइटिस मतलब वही कि अगर फैलोपियन ट्यूब का हुआ है तो इसका भी होने का चांसेस रहता है। फिर साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो लोअर एब्डोमेन में दोनों ओर दर्द होता है, ठीक है। लोअर एब्डोमेन में जो पेट का नीचे वाला पार्ट होता है उसमें दोनों ओर दर्द होता है, विशेषतः मासिक चक्र के दौरान, जो मेंस्ट्रुएशन के दौरान ज़्यादा होता है। मासिक चक्र के दौरान भारी रक्तस्राव भी होता है, संभोग के दौरान भी दर्द होता है, योनि से बदबूदार स्राव होता है, बार बार मूत्र विसर्जन, जो चीज़ें इसमें थी ना, इसके जो साइन एंड सिम्टम्स थे लगभग वही चीज़ आपको इसमें भी देखने को मिलेगी। फिर अस्वस्थता का एहसास, जिसको कि मलेरिया बोलते हैं, जिसमें कि हम फील होता है कि हम बीमार हैं, कुछ तो गड़बड़ है। फिर पैदल चलने के दौरान जो है लोअर एब्डोमेन होता है, जो नीचे वाला पेट का एरिया होता है, उसमें दर्द होता है और बुखार वगैरह होता है। फिर अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो वही एंटीबायोटिक देंगे, दर्द को कम करने के लिए हॉट एप्लीकेशन देंगे, दिन में 2-3 बार या 10-15 मिनट के लिए जो है गर्म बाथ देंगे, वार्म बाथ इसको बोलते हैं, गर्म पानी से। फिर डूसिंग से परहेज करने के लिए बोलेंगे। फिर उपचार पूर्ण होने तक संभोग से परहेज करने के लिए बोलेंगे, और स्थिति में सुधार ना होने पर सर्जरी वगैरह करवाएंगे। तो ये था इसके बारे में, ऑर्थराइटिस हमने पढ़ लिया। अब जो है हम पढ़ेंगे सर्वाइकल एरोजन। सर्वाइकल एरोजन क्या होता है? तो सर्वाइकल एरोजन का मतलब होता है जो अपक्षय या क्षय, मतलब जिसमें कि जो झड़ने लगता है, जैसे कि कोई चीज़ है वो टूट के गिर गई ना, उसको हम लोग बोलेंगे क्षय होना या अपक्षय होना। सर्वाइकल एरोजन सर्विक्स की वह असामान्य स्थिति है जिसमें सर्विक्स के भीतरी भाग पर उपस्थित स्तंभाकार उपकला यानी कि कोलुमिनार एपिथेलियम जो सेल होता है वो सर्विक्स के बाहरी भाग पर स्थित शल्याकार जो स्क्वैमस एपिथेलियम उसको प्रतिस्थापित कर देता है। मतलब कि क्या होता है कि जैसे कि ये सर्विक्स है, ठीक है, ऐसे करके सर्विक्स होता है, इसके ऊपर यूट्रस होता है और इसके नीचे वेजाइना होती है। ये एक्चुअली में इतना बड़ा नहीं होता, हमने बस यहाँ पे दिखाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है ना कि एक लेयर का ये सेल होता है, ठीक है, इसके ऊपर एक ये लेयर का सेल होता है, ठीक है। तो होता क्या है, और ये सेल हो गया कोलुमिनार एपिथेलियम, ये ब्लैक वाला जो है, ठीक है, इसको हम ब्लैक से ही बना देते हैं। ये जो ब्लैक वाला है ये हो गया कोलुमिनार एपिथेलियम, और ये जो ये वाला है इसको बोलेंगे स्क्वैमस एपिथेलियम। ये दोनों ऊपरी लेयर ही होता है, पर इसमें एक नीचे होता है एक ऊपर होता है। तो ये क्या होता है ना कि ये स्क्वैमस एपिथेलियम ये वाला गिर जाता है टूट के, और ये वाला ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो ये वाला टूट के गिर गया और ये वाला तो ऊपर आ गया, क्योंकि ये लेयर हट जाएगा तो यही लेयर तो बचेगा। तो इसी जो प्रोसेस होता है ना इसको बोलते हैं सर्वाइकल एरोजन। एरोजन का मतलब ये होता है क्षय होना, यानी जिस क्षय का मतलब ये होता है टूटना। तो ऊपर वाला लेयर जो है वो टूट के गिर जाता है और ये वाला लेयर ऊपर हो जाता है, ठीक है। इसमें भी यही कहा जा रहा है पर दूसरे तरीके से, जिसमें क्या हुआ सर्विस के भीतरी भाग पर उपस्थित स्तंभाकार उपकला। तो ये जो भीतरी भाग है, ठीक है, ये तो ऊपरी भाग हो गया, ये भीतरी भाग हो गया जो ब्लैक कलर का है। ये भीतरी भाग पर उपस्थित कोलुमिनार एपिथेलियम जो है ये बाहरी भाग पर उपस्थित शल्याकार जो उपकला होता है, इसके बाहरी भाग यानी कि ये जो हो गया स्क्वैमस एपिथेलियम, इसको रिप्लेस कर देता है, मतलब कि इस प्रतिस्थापित कर देता है। मतलब इसके जगह पे ये आ जाता है, मतलब कि ये ऊपर है तो ये ऊपर आ जाएगा। इसको ऊपर आने के लिए क्या होगा कि इसको टूट के गिरना पड़ेगा, तो ये ऊपर वाला लेयर टूट के गिर जाता है और फिर तब क्या बच जाता है, ये बच गया सिर्फ ब्लैक वाला। और ये सिर्फ जो ब्लैक वाला बच गया उसके टूट के गिरने के बाद, तो उसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल एरोजन, ठीक है। फिर जो इसमें और भी देखते हैं कि सर्वाइकल एरोजन को सर्वाइकल एक्टोपी भी कहा जाता है। इसका कारण क्या होता है? कारण जन्मजात होता है, कुछ कारण संक्रमण वजह से होता है, जैसे कि सर्विसाइटिस या वेजिनाइटिस हुआ। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होगा कि जो म्यूकॉइड वेजाइनल डिस्चार्ज होने लगेगा, और एरोजन वाले पार्ट पर टच करने पर ब्लीडिंग हो सकती है, हल्का दर्द हो सकता है, जो पीठ में दर्द हो सकता है, पेल्विक एरिया में दर्द हो सकता है, सर्विक्स चमकीली और लाल हो जाती है। फिर इसका डायग्नोसिस क्या होगा? तो डायग्नोसिस हम हिस्ट्री कलेक्शन से पता कर सकते हैं, वेजाइनल एग्जामिनेशन से पता कर सकते हैं, वेजाइनल स्वैब कर सकते हैं, फिर बायोप्सी कर सकते हैं, कोलोनोस्कोपी कर सकते हैं, सॉरी कोल्पोस्कोपी कर सकते हैं, कोलोनोस्कोपी तो पेट का होता है। फिर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो जो सर्वाइकल एरोजन की स्थिति को सुनिश्चित किया जाता है कि मतलब कि
पहले रोगी में पता क्या रहता है कि हाँ सर्वाइकल इरोजन है, उसका पता चलता है कि हाँ ये कन्फर्म वही है। फिर यदि वर्तमान में गर्भावस्था चल रही है तो इसके उपचार के लिए परप्यूरियम में 12 सप्ताह बाद किया जाता है। ठीक है, अगर गर्भावस्था चल रही है तो इसका उपचार परप्यूरियम में 12 सप्ताह के बाद किया जाता है। फिर सर्वाइकल इरोजन के उपचार के लिए निम्न विधियों का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले कौन सा विधि होता है? थर्मल कॉटराइजेशन। थर्मल कॉटराइजेशन में क्या करते हैं कि जो एरोडेड एरिया होता है उसको नष्ट कर दिया जाता है। इसके 6 से 8 सप्ताह पश्चात एपिथेलियम टिश्यू इस पर पुनः स्थापित हो जाती है। कि जो एरिया होता है ना, उस एरिया को नष्ट कर दिया जाता है जिस एरिया पे ऐसा एरोजन हुआ है, उसको एरिया को ही नष्ट कर देंगे तो 6 से 8 सप्ताह में फिर से नया आ जाता है। फिर क्या होता है? क्रायो सर्जरी। क्रायो सर्जरी में क्या करते हैं कि एक विशेष एरिया को फ्रीजिंग द्वारा नष्ट किया। क्रायो का मतलब होता है ठंडा करना। ठीक है, तो क्रायो सर्जरी में क्या करते हैं कि फ्रीजिंग के द्वारा इतना ज़्यादा ठंडा कर देते हैं ना कि उस एरिया के जो ऊतक होता है उसको नष्ट कर देते हैं। फिर होता है लेजर वेपराइजेशन। लेजर वेपराइजेशन में क्या करते हैं कि लेजर किरण की सहायता से एरोडेड भाग की कोलुमिनार एपिथेलियम को नष्ट कर दिया जाता है, जिसके 6 से 8 सप्ताह बाद इसे स्क्वेमस एपिथेलियम कवर कर लेती है। कि जो ऊपरी भाग है उसको कवर कर देते हैं, सॉरी नष्ट कर देते हैं, तो ऊपरी भाग फिर उसको कवर कर लिया जाता है नया सिव बन के। तो ये हो गया हमारा सर्वाइकल इरोजन का सही सही से हो गया। फिर हम बात करते हैं पेल्विक वेस्कस। पेल्विक वेस्कस क्या होता है? तो श्रोणि क्षेत्र में पेरिनियम पेल्विक पेरिटोनियम में के निचले भाग अर्थात पॉच ऑफ डगलस में मवाद एकत्रित हो जाना पेल्विक वेस्कस कहलाया जाता है। पॉच ऑफ डगलस क्या होता है ये मैं आपको अभी एरिया दिखाऊंगा, उसमें आपको पता चल जाएगा। तो पॉच ऑफ डगलस पेरिटोनियम का पेल्विक का बहुत अच्छा भाग होता है जहाँ पे कि यूट्रस और रेक्टम के मध्य उपस्थित रहता है यह भाग, और यह एनल और इफेस से 6 से 7 सेंटीमीटर ऊपर होता है। यह सामान्यतः खाली रहता है, परंतु कभी कभी इसमें इंटेस्टाइन के वलन उपस्थित हो सकते हैं। ये कौन सा एरिया होता है? देखिए यहाँ पे मैं बता दूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो एरिया है, ठीक है, ये तो है वेजाइना का एरिया हो गया। फिर यहाँ पे जो हमारा यूट्रस हो गया, ठीक है। फिर हो गया ये एनल ओरिफिस हो गया, ठीक है, ये एनल ओरिफिस हो गया ऐसे करके। और ये जो एरिया है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो एरिया है ना, ये होता है पॉच ऑफ डगलस। ठीक है, तो ये पॉच ऑफ डगलस जो होता है इसके अंदर अगर मवाद इकट्ठित हो जाता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पेल्विक वेस्कस। ठीक है, जनरली ये खाली रहता है, पर कभी कभी इसमें जो कुछ इंटेस्टाइन वगैरह कुछ जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो इकट्ठे हो जाता है, या फिर कभी कभी मवाद इकट्ठित हो जाता है, इसको कि हम लोग बोलते हैं पेल्विक वेस्कस। ठीक है, इसका कारण क्या होता है? कारण इसका होता है एबॉर्शन, या फिर परप्यूरल सेप्सिस, या फिर एक्यूट सेल्फिंजाइटिस जिसको कि अंडवाहिनी प्रदाह बोलते हैं, या फिर गर्भाशय में छेद हो जाना, पेरिटोनियम प्रदाह हो जाना, या फिर अपेंडिसाइटिस हो जाना, फिर या फिर शल्य क्रिया, या फिर डीएनई, फिर बड़ी आंत का प्रदाह, या फिर गॉल ब्लैडर फटना, या फिर सेप्टिक जो पेप्टिक अल्सर होता है उसकी वजह से, या फिर पीआईडी जिसको कि हम श्रोणि प्रदाही रोग बोलते हैं, फिर सिस्टमिक इन्फेक्शन हो गया, फिर जो रक्त है उसमें कुछ विषैला पदार्थ मिला हुआ है, या फिर कुछ जन्मजात विकृतियाँ हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। फिर इसकी हम बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। तो इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में पायरिया विथ चिल्स एंड राइगर। पायरेक्सिया मतलब कि बुखार आना, बुखार के साथ साथ चिल्स होता है जो कपकपी होती है वो भी आता है, और रीगर भी होता है। ठीक है, फिर मल त्याग करने में दर्द होना, निचले पेट में दर्द होना, ये सब इसका साइन एंड सिम्टम्स है। और भी इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं कि बार बार मूत्र त्याग करना जिसको हम लोग मिक्सचुरेशन बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन, जिसकी चिंता होने लगती है, एंजाइटी होने लगती है, लोअर एब्डोमेन में दर्द जो कड़ापन आने लगता है, पेल्विक मास में दर्द होने लगता है, फिर यूट्रस का आगे की ओर खिसक जाता है क्योंकि पीछे से यहाँ पे अगर पीछे से अगर इसमें कुछ सूजन वगैरह आएगा तो जो यूट्रस है ये आगे की ओर खींचा जाएगा। फिर इसके हम देखते हैं कि पॉच ऑफ डगलस में टेंडन मास फील होता है, ये तो हमें पता चल गया। फिर डायग्नोसिस क्या होता है, हम पता कैसे करते हैं? तो पता करने के लिए वही है कि हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, रेक्टोवेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड इन्वेस्टिगेशन करेंगे, अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे, कल्चर करेंगे, सेंसिटिविटी टेस्ट करेंगे, कुल्डोसेंटेसिस बोल रहे हैं। कुल्डोसेंटेसिस क्या होता है कि इसमें से ऐसे करके नीडल के थ्रू ऐसे करके बाहर निकलते हैं। ठीक है, ऐसे नीडल के थ्रू यहाँ से जो है इसको लिक्विड को खींच लेते हैं। ठीक है, और इसको फिर लैब में ले जाकर टेस्ट करते हैं, उसको बोलते हैं कुल्डोसेंटेसिस। फिर एक्सरे करते हैं। फिर इसके मैनेजमेंट की अगर हम बात करें
तो मैनेजमेंट में रोगी की जनरल केयर की जाती है, हॉस्पिटलाइजेशन किया जाता है, एबिस्कस की वर्तमान स्थिति का पता लगाने के लिए आवश्यक इन्वेस्टिगेशन वगैरह किया जाता है, पीआईडी के लिए एंटीबायोटिक थेरेपी दी जाता है, पस को रिमूव करने के लिए कोल्डोसिंथेसिस या फिर पोस्टीरियर कोल्पोस्टोमी किया जाता है। कोल्डोसिंथेसिस के द्वारा एस्पिरेट की गई पस को, जो उसके द्वारा जो खींचा गया जाता है पस को, उसको कल्चर या सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए प्रयोगशाला यानी कि लैब भेज देते हैं। बैक्टीरिया की जांच होने पर इसके लिए प्रभावी एंटीबायोटिक थेरेपी वगैरह प्रोवाइड की जाती है कि हमें पता चल जाता है कौन सा बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, तो हम उसके लिए फिर रोग जो भी एंटीबायोटिक होता है उसको लग देते हैं। फिर जो अगला है हमारा वो है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ क्या होगा कि जो पेल्विक एरिया होती है फीमेल्स की, उसमें जो जनन अंग होता है, इसमें क्या अंडाशय, अंडवाहिनी, गर्भाशय गिरवा, ये सारी चीज़ें होती है, इसका जो इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं पीआईडी यानी कि श्रोणीय प्रदाही रोग। एक्चुअली हम लोग वही पढ़ रहे थे, अभी सब नाम अलग अलग था, अभी हम उसको कलेक्टिव रूप से पीआईडी बोलते हैं, तो उसका भी हम लोग डेफिनेशन पढ़ रहे हैं उसके बारे में। फिर इसके कारण की बात करें तो वही एसटीडी, गोनोरिया, क्लेमाइडिया हो गया। फिर असुरक्षित संभोग करना, एक से अधिक व्यक्तियों के साथ लैंगिक संबंध बनाना, आईवीडी का प्रयोग करना, डोसिंग हो गया। डोसिंग ये जो है अनयूजुअल सेक्स प्रैक्टिस है, इसको मतलब कि बहुत सारे लोग करते हैं, पर ये करना नहीं करना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा रिस्की चीज़ हो जाती है। फिर पीआईडी का पूर्व इतिहास होना। फिर साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, पेट के ऊपरी भाग में दर्द होना, बुखार होना, संभोग के दौरान दर्द होना, मूत्र विसर्जन के दौरान दर्द होना। फिर नियमित मासिक रक्तस्राव अनियमित हो जाती है, मतलब कि पीरियड सही से नहीं आता है। फिर योनि से बदबूदार स्राव आता है, थकान जैसा फील होता है। इसके डायग्नोसिस की बात करें तो पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे, कल्चर करेंगे, यूरिन टेस्ट करेंगे, अल्ट्रासाउंड करेंगे, एंडोमेट्रियल बायोप्सी करेंगे, लेप्रोस्कोमी करेंगे। कॉम्प्लिकेशन में क्या हो सकता है, अगर हमने सही से ठीक नहीं किया तो एबिस्कस फॉर्मेशन हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है, इनफर्टिलिटी हो सकती है, फिर क्रोनिक पेल्विक पेन हो सकता है कि दर्द हमेशा ही रहेगा। फिर ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो एंटीबायोटिक द्वारा संक्रमण का उपचार किया जाता है। एंटीबायोटिक जो है भागीदार यौन भागीदार का एंटीबायोटिक द्वारा उपचार किया जाता है। जो भी दिक्कत हो रही है उसको हम एंटीबायोटिक द्वारा सही करेंगे। जो रप्चर एबिस्कस की स्थिति में सर्जरी की जाती है। फिर अगर पूर्ण उपचार होने तक ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा जाता है, मतलब कि सेक्स नहीं करने के लिए कहा जाता है। फिर प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन कैसे हो सकता है कि जब हम जो समुदाय में है जागरूकता फैलाएंगे, तो इसके लिए आवश्यक है कि भारतीय समाज में जनन अंग से संबंधित रोगों की घृणा की दृष्टि से ना देखा जाए, बल्कि लोगों को समझाना चाहिए कि अन्य अंगों से संबंधित रोगों की तरह जनन अंग का रोग भी सामान्य होता है। पेल्विक एरिया में साफ सफाई रखने के लिए इनकरेज करेंगे। नियमित रूप से बालों की सफाई करने के लिए बोलेंगे। मल्टीपल सेक्स पार्टनर की स्थिति को अवॉइड करने के लिए बोलेंगे कि नहीं, ऐसी गलत चीज़ें हैं, इसको नहीं करनी चाहिए। और इसके बारे में जो हानियाँ होती है इससे, उसके बारे में हम लोगों को बताएंगे। फिर इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज करने के लिए और रिमूव करते समय एसेप्टिक टेक्निक का यूज करने के लिए बोलेंगे। फिर इंट्रायूटेराइन जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होता है, कॉपर टी वगैरह, उससे एलर्जी या इरिटेशन होने की स्थिति में जो गर्भ निरोधक के साधन, अलग साधन होते हैं, जैसे कि निरोध हो गया या फिर ओरल पिल्स हो गया, तो इन सब के बारे में लोगों को बताएंगे कि सिर्फ वही एक रास्ता नहीं है, दूसरा रास्ता भी है। और फिर पाचन तंत्र से संबंधित रोगों के वजह से जो पीआईडी वगैरह होने की संभावना रहती है, तो उसके शीघ्र निदान एवं उपचार के लिए जाना चाहिए, जैसे कि अपेंडिसाइटिस हो गया या फिर डायवर्टिकुलिटिस हो गया या फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया। तो ये सब बीमारियों से भी जनन अंग का रोग हो सकता है, तो इन सब के लिए जल्दी उपचार करने के लिए बोलना चाहिए। फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने पर इसका शीघ्र जो है उपचार करने के लिए बोलेंगे। एसटीडी अगर बार बार हो रहा है तो उसके लिए स्क्रीनिंग वगैरह पहले से ही करवाया जाता है, तो उसमें स्क्रीनिंग करवाना चाहिए। और रोगी को पीआईडी से संबंधित जानकारी अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं पेल्विक ट्यूबरकुलोसिस की, जो पेल्विक एरिया में टीबी होता है उसके बारे में। तो श्रोणीय क्षेत्र में उपस्थित अंग में अगर ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है तो उसको हम पेल्विक टीबी बोलते हैं। इसके लक्षण की बात करें तो दर्द होगा, जो मासिक स्राव होगा वो बहुत तकलीफदेह होगा, संभोग करने में दर्द होगा, निचले भाग में जो पेट के निचले भाग में दर्द होता है और लंबे टाइम तक दर्द होता है, और लंबे टाइम तक पीठ में दर्द होते रहता है। फिर एब्डोमिनल डिस्टेंशन हो जाता है, मतलब कि जो पेट है वो फूला हुआ दिखेगा। जनन अंग पर ट्यूबरकुलोसिस लीजन देखने लगते हैं, जो चकते चकते जैसे टीवी में जो हो जाता है उस तरह से दिखने लगते हैं। फिर डायग्नोसिस कैसे करेंगे, एक्सरे करेंगे, लेप्रोस्कोपी करेंगे, पेल्विक बायोप्सी करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, माइक्रोस्कोपिक और बैक्टीरियोलॉजिक एग्जामिनेशन करेंगे, फिर डीएनसी करेंगे। फिर हम ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग देंगे, जिसमें कि पीएस, आईएनएच, रिफाम्पिसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर पेल्विक सर्जरी वगैरह करेंगे अगर ज़रूरत है तो ये था हमारा टोटल
इन्फेक्शन वगैरह के बारे में। नेक्स्ट जो होगा हमारा वो एसटीडी वगैरह के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप के जो एसटीडी होते हैं उसके बारे में। तो आज के वीडियो यहीं तक था, मिलते हैं आपसे फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।